बहुत साल पहले दक्षिण भारत में ब्रह्मदत्त नाम का एक शहंशाह रहता था। ब्रह्मदत्त एक छोटी सी रियासत का बादशाह था। सालों की दुआओं के बाद बादशाह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कोई मामूली लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके दांत थे और दांत सोने के थे। हमारे बेटे के दांत सोने के हैं, इसलिए सब लोग हमारे बेटे को सोनदत्त कह के पुकारेंगे। सोनदत्त फल और सब्जियों के अलावा जिस चीज को भी दांतों से काटता वो चीज सोने की बन जाती। अनाज भी सोनदत्त को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। बादशाह के दरबार में कौशल और हीरामणि नाम के दो वजीर थे। जहाँ कौशल लालची और चापलूस था, वहीं हीरामणि ईमानदार और सच्चा था। हुजूर, शहजादे के जन्म के बाद जश्न में काफी खर्चा हो गया है। आपको रियासत के कारोबारियों से कर बढ़ाकर ज्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। हाँ नहीं महाराज, जश्न में खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है। जश्न में हुए खर्चे की कीमत रियासत के कारोबारियों से वसूलना जायज नहीं है। और फिर हमारी रियासत में ज्यादातर छोटे कारोबारी हैं। अगर आप उनका कर बढ़ाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तुमने बिल्कुल वजह फरमाया है हीरामणि। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें मुख्य वजीर बनाएंगे। आज के बाद सभी वजीर तुम्हारे देखरेख में काम करेंगे। बादशाह ने हीरामणि का पद बढ़ा दिया तो कौशल का खून खौल गया। बादशाह को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। शहजादे सोनदत्त के आसपास कड़ा पहरा लगा रहता था, लेकिन कौशल ने चालाकी से सारे चौकीदारों को हटा दिया। सैनिकों, रियासत पर हमला हो गया है, तुम सब महल के बाहर पहुंचो। जब पहरेदार चले गए तब कौशल ने सोनदत्त को उठाया और उसे चुराकर श्रीलंका भाग गया। उस समय श्रीलंका में मयूर नाम का एक ताकतवर बादशाह राज करता था। कौशल ने बहुत बड़ी तादाद में धन संपत्ति लेकर सोनदत्त को श्रीलंका के बादशाह को बेच दिया। आपने इस लड़के को खरीद तो लिया है, लेकिन बड़ा होने पर इसे अपने असली अम्मी अब्बू की याद आ सकती है। हाँ, ये तुमने वजह फरमाया। बादशाह ने अपनी रियासत के तांत्रिक को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से सोमदत्त की पुरानी याददाश्त बिल्कुल साफ कर दी। बस एक चीज का ख्याल रखना, इस लड़के को कभी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मोहब्बत का मामला हुआ तो इसे अपना अतीत याद आ जाएगा। सोनदत्त राजा मयूर के यहाँ बड़ा होने लगा। सोनदत्त को लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे मोहब्बत ना हो। रियासत में किसी को भी सोनदत्त से बात करने की इजाजत नहीं थी। सोनदत्त की तालीम का खास इंतजाम किया गया था। उसके किताबों में कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं थी। बादशाह ने सोनदत्त के जादुई दांतों का खूब जमकर इस्तेमाल किया। रोजाना बड़ी बड़ी चीजों को सोनदत्त के दांतों से कटवाया जाता और उन्हें सोने में तब्दील कर दिया जाता। एक रोज सोनदत्त ने बादशाह से कहा, अब्बूजान, मैं महल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं किसी कुदरती जगह पर रहना चाहता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम कुदरती जगह का इंतजाम यहीं पर करवा देते हैं। बादशाह ने तुरंत अपने रियासत के सबसे काबिल बागवान को बुलाया और सोनदत्त के लिए एक खास बगीचा तैयार करने का हुक्म दिया। जिस दौरान बागवान बगीचा तैयार कर रहा था, बादशाह को खास काम से विदेश के सफर पर जाना पड़ा। बादशाह सारा कामकाज अपने वजीर की निगरानी में छोड़कर सफर पर चला गया। बागवान कभी कभी अपनी बेटी को अपने साथ लाता था। वजीर ने इस बात को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि शहजादा एक बागवान की बेटी पर तवज्जो नहीं देगा, पर वजीर को तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत में अमीरी और गरीबी कोई रुकावट नहीं होती। एक दिन जब बागवान की बेटी गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी तो शहजादा सोनदत्त उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या ये गुलाब तुमने उगाए हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा है। क्या तुम मुझे गुलाब उगाना सिखाओगी? शहजादे ने वसुंधरा से गुलाब उगाना सीखा। उन दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत होने लगी। बादशाह मयूर जब वापस लौटा
तो उसने सोनदत्त को बागवान की बेटी से बात करते हुए देखा। वजीर को बुलाया। ये सब क्या चल रहा है वजीर? मैंने तुमसे कहा था कि शहजादे को लड़कियों से दूर रखना। हुजूर माफ कीजिएगा, वो तो बागवान की बेटी है, शहंशाह को उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम निहायत ही मूर्ख हो। मोहब्बत अमीरी गरीबी का फासला नहीं देखता। बादशाह ने तुरंत ही चुपचाप वसुंधरा को शहर से बाहर भिजवा दिया। सोनदत्त रोजाना वसुंधरा का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। सोनदत्त जब बागवान से वसुंधरा के बारे में पूछता तो बागवान भी कोई जवाब नहीं देता। वसुंधरा अचानक गायब कैसे हो गई और उसके अब्बू कुछ बोलते क्यों नहीं? एक दिन शहजादे को गुस्सा आ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। बागवान रोने लगा। अरे रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी को आपके अब्बू ने शहर से बाहर भिजवा दिया है। मेरे अब्बू ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है बेटा। सोनदत्त तुरंत बादशाह मयूरदत्त के पास पहुंचा। अब्बू जान, बागवान की बेटी वसुंधरा कहाँ है? उसे आपने शहर से बाहर क्यों भिजवा दिया? तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना है? उस लड़की को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैंने उसे शहर से बाहर भेजा है। झूठ मत बोलिए अब्बू जान, मैं उस लड़की से मिलके रहूंगा और सच्चाई मालूम करके रहूंगा। सोनदत्त जब वसुंधरा को ढूंढने लगा तो बादशाह ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन सोनदत्त ने सैनिकों के हाथों पर दांतों से काटा और सभी सैनिकों को सोने का बना दिया। शहर के बाहर काफी ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा मिल गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। सोनदत्त को अपना बचपन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। शहंशाह मयूर मेरे असली वालिद नहीं है। कौशल नाम का वजीर मुझे चुरा कर यहाँ ले आया था और उसने मुझे बादशाह को फरोख्त कर दिया था। सोनदत्त तुरंत वसुंधरा को लेकर वजीर कौशल के पास पहुँचा। वो अब शहंशाह मयूर की रियासत का सबसे बड़ा कारोबारी था। सोनदत्त कौशल को घसीटते हुए समुद्र तट तक ले गया और फिर जहाज से अपने वालिद ब्रह्मदत्त की रियासत वापस लौट गया। ब्रह्मदत्त अपने खोए हुए बेटे से मिलकर बेहद खुश हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम हमें नहीं मिल पाए। ये सब इस वजीर कौशल की वजह से हुआ है। बादशाह ने कौशल को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया और सोनदत्त से वसुंधरा का निकाह करवाया। प्रीति अपने मकान में अपने अम्मी, अब्बू और दादी अम्मा के साथ रहती थी। प्रीति के अब्बू और दादी अम्मा को सदा से एक बेटी की ही ख्वाहिश थी, मगर अफसोस कि प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो जरा कैसे जबान चला रही है। ए रमेश, जरा समझाओ अपनी बेटी को, मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अपनी दादी अम्मी से माफी मांगो। जी अप्पू, मैं माफी मांग लूंगी, पर मैंने कोई नामाकूल बात नहीं की। मैंने फक्त यही कहा कि अभी बिजली नहीं है, थोड़ी देर में चला दूंगी गीजर। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो अभी उनसे माफी मांगो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी अम्मा और अब्बू की रफाकत को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये खामोशी से मान लेती और उनकी खिलाफत कभी नहीं करती, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी तो उसे प्यार नसीब हो जाए। बेटी, आज तुमने अपने कॉलेज के इम्तिहान के लिए पढ़ाई नहीं की। इम्तिहान का कोई खौफ नहीं है तुम्हें? अम्मी, पढ़ाई तो करनी थी, लेकिन दादी अम्मा ने अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए। और आपको तो इल्म है ना कि मैं उनकी किसी बात से इनकार नहीं करती। फिर अब्बू और दादी अम्मा के पाँव को भी दबाना था, उसी में पूरा वक्त बर्बाद हो गया। बेटी, कब तक उन दोनों की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करती रहोगी? उन दोनों माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इन मुश्किलों से निकल नहीं सकती, लेकिन तुझे जल्द से जल्द निकाह करके किसी खुशगवार माहौल वाले घर में भेज दूंगी। कोई बात नहीं अम्मी, अगर मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी कुर्बानी देकर
दादी अम्मा और अब्बू को खुश कर पाई तो वो मुझे मंजूर होगा। प्रीति अक्सर अपने मनपसंद शौक को दादी अम्मा और अब्बू के सामने नहीं दिखाती थी। उसे मौसीकी, रक्स करना और सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी दादी अम्मा और अब्बू को पसंद नहीं था। इसीलिए वो ये काम खामोशी से करती थी। लेकिन एक दिन एक कंगन बेचने वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले ला, झुमके ले ला, खूबसूरत बिंदिया ले लो। प्रीति, इधर आ। खबरदार जो उस कंगन वाले के पास गई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चलो मेरे पास आओ, मेरे पाँव दबाओ। जी जी दादी अम्मी। प्रीति वैसे तो दादी अम्मा के पैर दबा रही थी, लेकिन उसका दिल कंगन वाले की तरफ ही था। प्रीति की अम्मी ने ये नजारा देख लिया और वो खामोशी से अपनी बेटी के लिए 2 जोड़े कंगन ले आई। प्रीति, जरा बावर्ची खाने में आना, कुछ काम है। जी अम्मी, अभी आई। दादी अम्मा 2 मिनट रुकिए, मैं अम्मी की मदद करके आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे इल्म था कि तुम्हें कंगन खरीदने हैं। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं, कितने खूबसूरत कंगन हैं। मैं इन्हें अभी पहनकर देखती हूँ। प्रीति कंगन पहनकर मशरूर होकर रक्स करने लगती है और कंगन की खनखनाहट पर झूम उठती है। तभी उसकी दादी अम्मा वहाँ पर आ जाती हैं। प्रीति, बोला था ना तुझसे कि कंगन नहीं पहनने हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने ही तुम्हें बिगाड़ रखा है। दादी, बस थोड़े वक्त के लिए ही पहने हैं मैंने। आप नाराज मत होइए दादी, प्लीज दादी, मैं अभी उतार देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है। उन्होंने प्रीति का हाथ बहुत कस कर पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए। उसकी कलाई और हाथों में कांच की किरचियां चुभ गईं और वो तकलीफ से चिल्ला रही थी। दादी अम्मा, बख्श दीजिए, मैं उतार दूंगी, मैं खुद करती हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। सब तेरी गलती है, ना तुम कंगन पहनती ना ये सब होता। गधी कहीं की। निकालो सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी अम्मा बावर्ची खाने से बाहर चली जाती हैं और प्रीति तकलीफ से रो रही है। प्रीति की अम्मी उसके पास आकर प्यार से सारे कांच की किरचियां निकाल देती है और उसके हाथों में मरहम लगा के दूसरी सुबह दादी अम्मा प्रीति को काम पर लगाने के लिए आ जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी अम्मा रमेश और प्रीति की अम्मी को जोर से आवाज लगाती हैं। अरे ये तो मुआवजा हो गया। अरे सुनो रमेश, देखो इसे। अरे ओ रमेश, इधर आजा जल्दी। बहू, तुम दोनों भी आओ। दोनों खाविंद और बेगम दौड़ते हुए प्रीति के कमरे में आते हैं और नजारा देखते हैं कि प्रीति के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, खालिस सोना। ये तो करिश्मा कर दिया तुमने। मुझे नहीं इल्म कि ये कैसे हुआ। मैं बस सुबह जगने के बाद दादी अम्मा की मदद के लिए अपने हाथों की पट्टियां खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बन गए। देखो, ये पट्टी भी अब सोने की बन गई है। बेटी, जरा मेरे इस चश्मे को अपने हाथों में रख कर तो देखो। प्रीति अपनी दादी अम्मा के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो भी सोने का बन जाता है। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी बच्ची को कितनी खूबसूरत नेमत से नवाजा है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी नजरों का तारा। प्रीति को यकायक अपनी दादी अम्मा और अब्बू से बेतहाशा प्यार मिल रहा था। बेटी, चम्मच को खालिस सोने का बना दो। मेरी प्यारी बेटी, इस गुलदस्ते को भी खालिस सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति अब घर की शहजादी बन गई थी। उसकी अम्मी तो उसे प्यार करती ही थी, अब दादी अम्मा और अब्बू भी उसे मोहब्बत करने लगे थे। उनके घर के हालात अब काफी बेहतर हो गए थे। उन्होंने सोना बेचकर बड़ा बंगला खरीद लिया था। मुलाजिमों की कतार लग गई थी और पूरा परिवार शहंशाहों की तरह राज करने लगा था। प्रीति के हाथों को सोने का बने हुए अब पूरा 1 साल हो गया था।
वो सुबह उठी तो घबराकर रोने लगी। अम्मी, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ प्रीति? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी अम्मी को दिखाती है। उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं थे। अम्मी, अब मैं क्या करूंगी अम्मी? दादी अम्मा और अब्बू हमें घर से बेदखल कर देंगे। अब वो मुझे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। प्रीति के रोने की आवाज सुनकर थोड़े ही वक्त में अब्बू और उसकी दादी अम्मा वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? दादी अम्मा और अब्बू दोनों बोलते हुए ठहर जाते हैं। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने नामुराद, बस यही एक कसर रह गई थी। प्रीति, तुम्हें हमारी खुशियों से कोई शिकवा है क्या, जो खुद के हाथ खराब कर लिए? जनाब, ऐसे न कहिए आप लोग, उसे भी निहायत बुरा लग रहा है। उसने ये सब जानते बूझते तो नहीं किया है ना? प्रीति खौफ से बस रोती जा रही थी और खामोश थी। खामोश, बिल्कुल खामोश मीना। तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दो इन दोनों को, अभी घर से निकाल दो। जितना सोना हमें मिलना था वो हमें मिल चुका है। अब इन माँ बेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों, अभी के अभी। मेरे घर में एक लम्हा और रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी अम्मी रोते हुए घर से निकल जाते हैं। ना उनको कोई रकम दी गई और ना ही कुछ सोना। बस 2 अदद कपड़ों के साथ माँ और बेटी सड़कों पर भटक रही थी। एक पुराने टूटे फूटे खंडरात में रात गुजारी और सुबह होते ही उन दोनों की किस्मत पलट गई। अम्मी उठो, ये देखो। हाँ, ये हाथ क्या हुआ? क्या ये? प्रीति और उसकी अम्मी की आंखों में मसरत के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी अम्मी अपने हरीस अब्बू और दादी अम्मा से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार दौलत और प्यार नसीब हो जाता है और उनके इर्द गिर्द कोई भी तकलीफ नहीं होती।